हेलो बेटा, दक्षिणा की क्लासरूम में मेरे साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में मैं चाहता हूँ आप मज़े से पूरे जज्बे के साथ, पूरे तैयारी के साथ और इस रियलाइजेशन के साथ कि अपने को बाबा बहुत ऊपर जाना है। बेटा, भाग मिल्खा भागना मैं मूवी देख रहा था, तो मूवी देखते देखते ना एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगा कि जो ऊंची उड़ानों के पंछी होते हैं ना, वो छोटे छोटे ना पेड़ों से दिल नहीं लगाते। अपनी तैयारी के दौरान आप लोगों को ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत मिलेगी। अपनी तैयारी के दौरान आपको रियलाइज़ होगा कि यार हमारा ना सोने का मन कर रहा है, हमारा मन कर रहा है कि हम लेट जाएं, अपना मन कर रहा है कि कुछ नहीं करें, छोड़ना यार कल करेंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों से तुमने दिल लगा लिया ना, तो वो ऊंची ऊंची उड़ाने उड़ाने भरने का जो ख्वाब तुम लोगों ने देखा है ना, रह जाएगा। मालूम है बेटा, अगर जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा पाना होता है ना, बहुत आगे जाना होता है, जब हमें जिंदगी में कामयाब बनना होता है, तो उस कामयाबी को हासिल करने के लिए ना एक चीज बहुत बेहद जरूरी होती है। क्या होती है वो बात? जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ना, तो ना वो क्या करते हैं, अपने काम करने के तरीके में ना, अपने काम के अंदर कुछ ना बहुत अच्छी अच्छी लेकिन छोटी छोटी हैबिट्स ना इंक्लूड करते हैं। जैसे तो मैं ना आज की क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात समझाता हूँ। हम लोग ना विल पावर की बहुत बात करते हैं कि क्या होती है विल पावर, हम कैसे विल पावर डेवलप करें। हमारे कुछ दोस्तों में विल पावर ज़्यादा है, कुछ दोस्तों में विल पावर कम है। तो ये विल पावर ना कैसे आती है हम लोगों के अंदर, ये एक ना बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है। साइंटिस्ट ने बहुत सोचा यार कुछ करके विल पावर इंट्रोड्यूस कर ली जाए। जैसे क्या होता है कि ना मैं तुम्हें आज पढ़ाता हूँ, एक मोटिवेशनल से लेक्चर देता हूँ, समझाता हूँ, बड़ा जज्बा होगा, बड़ी मेहनत करोगे कि आहा यार आज तो मज़ा आ गया, एकदम अंदर से फ्यूल अप हो रखे हैं, मतलब आज तो सर ने बात बताई और पूरा जज्बा पूरा जोश लगा के पूरे दिन मेहनत करी। और अगले दिन पता क्या होता है, सुबह उठते वक्त वही अजीब लगता है, शेट यार उठना पड़ेगा, अलार्म बज गए यार, 5 बजे का 6 बजे का अलार्म लगाया था यार, सुबह इतनी जल्दी क्यों होगी, अभी तो 5 मिनट पहले सोया था, रात से सो रहे हो, ऐसा लगता है अभी तो सोया था। विल पावर ना हमें ऐसा लगता है नहीं आती, फिर पूरे दिन ना हम लोग काम नहीं करते, पूरे दिन काम नहीं करते तो बुरा लगता है, और जब बुरा लगता है तो फिर अजीब लगता है यार क्या हो रहा है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं ना तुम लोगों का ध्यान बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि क्या विल पावर कैसे आती है, क्यों कुछ लोगों में विल पावर ज्यादा है, क्यों कुछ लोगों में विल पावर कम है। तो इसको ना मैं कुछ इस तरीके से समझाऊंगा। तुम ना दौड़ना शुरू करते हो, आज दौड़े और समझ पाओ कि आप 500 मीटर्स दौड़े और उसके बाद ना सांस चढ़ना शुरू हो गया। आप अगले दिन 500 मीटर्स दौड़िए, उसके अगले दिन 500 मीटर्स दौड़िए, और 500 मीटर्स पे पहुंचने के बाद ना थोड़ा सा अपने आप को पुश करो, 550 मीटर्स जाओ, ज़्यादा नहीं, 550 मीटर्स जाओ। तो अब क्या हुई, पहली बात, जिस दिन आपने 500 मीटर्स दौड़े तो आपने विल पावर दिखाई, सिर्फ छोटा सा चेंज लेके आए, छोटा सा, बहुत बड़ा चेंज नहीं लेके आए कि एक दिन में 10 किलोमीटर का रन कर ली, नहीं। तुम्हें पता है एक दिन जाके मुझे मैराथन करनी है 21 किलोमीटर्स की, आज 500 मीटर से शुरू करो, छोटा सा चेंज, और एक दिन दौड़ो, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 500 मीटर्स के साथ आप एग्री हो जाओगे, आपकी बॉडी कस्टम हो जाएगी। अब 500 से 550 लेके जाओ, तो थोड़ा सा आपने अपने आप को स्ट्रेस किया, विल पावर दिखाई। आपको पता क्या होगा, आप पूरे दिन में कुछ नहीं कर रहे हो, पूरे दिन में एक टाइम था जहां पे आपने विल पावर एक्सरसाइज करी, और इसके साथ मालूम क्या होगा, जब आप 500 से 550 मीटर्स दौड़े, पहले दिन में जब आप जीरो कुछ भी नहीं दौड़ते थे, 500 दौड़े, तो आपने अपने जीवन के एक पहलू पे, एक जगह पे विल पावर को एक्सरसाइज करना शुरू किया। तुम्हें पता क्या महसूस होगा, तुम्हारी स्टडीज में भी तुम अपने आप को ऐसे ही अपने आप पुश करोगे। तुम सोचोगे नहीं आज ना सो जाते हैं, अंदर से आवाज आएगी नहीं यार उठ यार काम करते हैं, और उठ के तुम काम करना शुरू भी कर दोगे मैजिकली, पता भी नहीं लगेगा। मैं इसकी बात कर रहा हूं। जीवन में एक चेंज लेके आओ, छोटा सा चेंज, और उस छोटे से चेंज को रोज करो, उस छोटी सी एक्टिविटी को रोज करो, छोटी सी एक्टिविटी को रोज करोगे, उसको अपनी हैबिट बना लोगे,
और जब उसको अपनी तुम हैबिट बना लोगे ना, तो विल पावर एक्सरसाइज करने की जब तुम अपनी हैबिट बना लोगे ना, तो एक जीवन के एक पहलू में जो आप विल पावर एक्सरसाइज करोगे, वो बाकी सब उसमें अंदर आ जाएगी और धीरे धीरे आपका गेम बनना शुरू हो जाएगा। ये मैं बात तुम्हें समझाना चाहता था। आई होप आपको ये बात समझ आई है। एक रिसर्च की स्टडी है जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाई है। इसको फॉलो कीजिए, आप अपने जीवन में हमेशा कामयाब रहेंगे। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ाई करी, क्या पढ़ा, क्या देखा, क्या समझा, यहाँ पे मेरे साथ देखो। लास्ट वाले लेक्चर में आपने रियलाइज किया कि देयर इज समथिंग वी कॉल एज पैड, पायामीटर, एरेक्नॉइड मीटर, ड्यूरामीटर। हमने पैड ऑब्जर्व किया जस्ट बिलो द क्रेनियम। अब हमें समझ आता है कि जब इन तीनों लेयर्स के लिए एक नाम दिया जाता है, तो इन तीनों लेयर्स को मिला के बेटा हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस। यानी पायामीटर, एरेक्नॉइड एंड ड्यूरामीटर, ये तीनों मेनिंजेस दिखाई देते हैं। इनको मेनिंजेस कहलाते हैं, इनका नाम होता है। फिर बेटा मैंने बहुत बार तुम्हें बताया, जीवन में वर्ड कभी भी आइटिस आए तो आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो अगर इन मेनिंजेस के अंदर किसी इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको क्या टर्म करेंगे, मेनिंजाइटिस। व्हाट इज मेनिंजाइटिस? मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। समझ आई? क्लियर? ये डन। नेक्स्ट चीज, अब आपके पास मिल रहा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या है? सबसे पहले इसका फंक्शन देखें। फंक्शन क्या है कि ना, देखो ये ब्रेन को डेसिकेशन से बचाता है। अपने शरीर में जो हिस्से होते हैं ना, ऑर्गन्स होते हैं बेटा, ये जो ऑर्गन्स होते हैं ना, ये काम करना चाहते हैं। अब ऑर्गन्स हैं तो टिश्यू का बना होगा, टिश्यू है तो सेल का बना होगा, और हर एक सेल, ध्यान रखना आपकी बॉडी में अगर कोई भी सेल हो तो ये अपने पास सेल है, राइट। इस सेल के आसपास ना कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। क्या होता है? ध्यान से देखते रहना। दिस दैट आई मेड इज ECF। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ये क्या होता है? किसी भी सेल के आसपास होता है। और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो किसी भी सेल के आसपास है ना बेटा, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हमें कुछ काम करने में मदद करता है। इस सेल को बाहर से कुछ सामान यहाँ से अंदर आता है, अंदर से कुछ सामान बाहर आएगा, यानी मेटाबॉलिक एक्सचेंज। ये जो सेल होता है वो अपने इस ECF के साथ करता है, और इसी मेटाबॉलिक एक्सचेंज की वजह से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहता है एंड सेल लिव्स। सेल जिंदा रहता है इसकी वजह से। समझ पा रहे हो? ये मेटाबॉलिक एक्सचेंज की वजह से सेल जिंदा है। हमें बात टोटली अच्छे से परफेक्टली क्लियर होती है, विदाउट एनी डाउट। डन डन डन, यहाँ तक बात डन। तो अब आप मेरी बात यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिए। ब्रेन में, ब्रेन के अंदर कभी भी ब्लड डायरेक्टली सप्लाई नहीं होता, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स ब्लड ब्रेन बैरियर बना के रखते हैं। तो एस्ट्रोसाइट्स ने सामान को लाया, ले जाया, एस्ट्रोसाइट्स ने सामान को ट्रांसफर कर दिया न्यूरॉन के पास। बट अभी भी जो ये हमारा न्यूरॉन है, ये डायरेक्ट किसी फ्लूइड के ना कांटेक्ट में नहीं। तो हमारे जो बॉडी में, इस दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं, इनको सूखने से बचाना है। तो हम क्या करते हैं, इनको ब्लड के साथ तो हम इंटरैक्ट नहीं करवा सकते, तो हम क्या करते हैं, इनको एक स्पेशल फ्लूइड से इंटरैक्ट कराते हैं, और उस स्पेशल फ्लूइड को हम लोग क्या टर्म करते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बात क्लियर हुई? ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये ब्रेन के टिश्यू को सूखने नहीं देता, डेसिकेशन से बचाता है। तो जब सूखेगा नहीं, यानी ब्रेन का टिश्यू के आसपास लिक्विड है, यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, तो वो टिश्यू, वो सेल अच्छे से अपना काम बढ़िया से करता रहेगा बिना किसी टेंशन के। स्टेटमेंट डन? क्लियर? अब जरा यहाँ फोकस करो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फ्लूइड क्या है? इसमें तो मुझे लगता है ये तो बहुत सिंपल सी बात है। फ्लूइड क्या होता है तो में सबको आता है। सेरिब्रो एंड स्पाइनल ये दो वर्ड है, तो इससे मतलब अपने को समझ लेना चाहिए कि बेटा ये जब भी सेरिब्रो और स्पाइनल वर्ड लिखा जाएगा तो ये जो अपना फ्लूइड है ये ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड दोनों जगह मिलता है। ये ब्रेन में भी मिलता है और अपने को स्पाइनल कॉर्ड में भी मिलता है। ये कौन सा फ्लूइड है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यहां तक की कहानी डन हुई।
अगर यहाँ तक की कहानी डन हुई, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कंसेप्ट हम देखते हैं। पहली बात डेसिकेशन से बचा रहा है, दूसरी बात ब्रेन के साथ ईसीएफ है, मेटाबॉलिक एक्सचेंज करके नरिशमेंट में भी हेल्प करता है, और सबसे बड़ी बात ब्रेन से शॉक एब्जॉर्प्शन करता है। ये जो अपना ब्रेन है इसको इतने स्ट्रॉन्ग स्कल के अंदर मेनिंजेस में डाला ताकि ये जो ब्रेन है इसमें ना कोई डैमेज ना हो, और बेटा डैमेज ना हो इस बात से बचाने के लिए अब आपने क्या किया, ब्रेन को एक फ्लूइड में डाल दिया। देखो ना यहाँ पे स्ट्रक्चर को आप देखो, इस स्ट्रक्चर में अपने इस तरीके से सब इरेक्नॉइड, और सब इरेक्नॉइड के नीचे अगर आप ऊपर ऑब्जर्व करोगे तो एक मोटा सा लेयर अपने को मिलता है। इस तरीके से एक ड्यूरामीटर भी लेयर मिलता है कि नहीं मिलता है? तो इस तरीके से ड्यूरामीटर का भी लेयर है, एंड ड्यूरामीटर से ऊपर आपको एक कड़क सा बॉक्स मिलता है, और ये जो कड़क सा बॉक्स है ये अपना क्या है, इस तरीके से ये कड़क सा बॉक्स ये अपने पास क्रेनियम है। यानी चोट अगर आई तो सबसे पहले चोट इस पे लगेगी तो आपके पास क्रेनियम सह लेगा, ड्यूरामीटर सह लेगा, एरेक्नॉइड मीटर सह लेगा, और उसके अंदर का सीएसएफ भी सह लेगा। जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड जो ब्रेन के आसपास है ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम कर सकता है। शॉक एब्जॉर्प्शन क्रेनियम भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, सब शॉक एब्जॉर्प्शन करते हैं ताकि इफेक्टिवली जो ये अंदर बैठा हुआ ब्रेन है इस ब्रेन को कोई प्रॉब्लम ना आए। क्या आपने को बात क्लियर हो रही है? शॉक एब्जॉर्प्शन हमें ब्रेन में बहुत जरूरी है, ब्रेन को चोट नहीं लगती, इसलिए बेटा कभी भी छोटे बच्चों को ना सर पे थप्पड़ नहीं मारते, यहाँ पे कभी जोर से थप्पड़ नहीं मारते, क्योंकि अगर आपने किसी को जोर से थप्पड़ मार दिया, कोई बच्चा सर के बल जमीन पे गिर गया, तो अगर दिमाग में चोट आ गई ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तीनों फंक्शन क्लियर हो गए। अब इसकी क्वालिटी कुछ देखेंगे। क्वालिटी के नाम पे सबसे पहले इसमें कोई भी कलर नहीं होता, कलरलेस। बनता कैसे? बनता है ये, इट इज अ ब्लड फिल्ट्रेट विद लेस प्रोटीन बट हाई सोडियम एंड पोटेशियम। समझाता हूं। अपने पास अगर आपको ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड देखना है, क्या ऑब्जर्व करना है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो इसके साथ में बेटा कुछ बातें जरा यहां पर आप ऑब्जर्व कीजिए। क्या समझाना चाह रहा हूं? इधर हमारे पास अगर इधर है ब्लड, तो जो ब्लड है उस ब्लड के कुछ कंपोनेंट, जैसे टिश्यू फ्लूइड निकलता था ना ब्लड से, याद करो टिश्यूज के पास टिश्यू फ्लूइड निकलता था जो बाद में लिम्फ बनाता था, उसी तरीके से ब्लड से फिल्टर आउट होता है, यानी बाहर निकलता है, और बाहर निकल के आपके पास एक यहाँ पे फिल्टर आउट विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोसाइट्स। एंड स्पेसिफिकली अब मेरी बात यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, एस्ट्रोसाइट्स तो एक पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इनको उठा के जरा बाहर फेंक देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फिल्टर आउट हो रहा है, और इधर सीएसएफ बन रहा है, और सीएसएफ बनाने में जो चीज रिस्पॉन्सिबल है ना बेटा, वो कोरोइड प्लेक्सस। याद करो कोरोइड प्लेक्सस क्या था? कोरोइड प्लेक्सस के दो हिस्से से, एक आपके पास ब्रेन का टिश्यू प्लस अपने पास पायामीटर हाईली वस्कुलराइज होता है, यानी पायामीटर के पास ब्लड सप्लाई होती है, तो उस ब्लड सप्लाई में से फिल्टर आउट करता है, कुछ भी करता है, और फाइनली क्या बना डालता है, सीएसएफ बना डालता है। तो कैसे बना, समझ आया? तो पायामीटर ने सीएसएफ ब्रेन के अंदर कंट्रीब्यूट किया। सीएसएफ ब्रेन के बाहर भी होता है और ब्रेन के अंदर भी होता है। डन? मेरी बात आपको क्लियर हो गई? पक्का डन हो गई? कलरलेस है, ओके। इट इज अ ब्लड फिल्ट्रेट विद लेस प्रोटीन बट हाई अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, कहाँ मिलता है ये बात ध्यान से देखना। ये वेंट्रिकल्स के अंदर, ब्रेन के अंदर मिलता है, मालूम है। ये सब एरेक्नॉइड स्पेस में मिलता है, यस। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी मिलता है। स्पाइनल कॉर्ड में बीच में खोखला सा एरिया होता है, सेंट्रल कैनाल, ये हम स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। उसके अंदर ये हमें ये वाला केस, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाली चीज मिल रही है। इतना डन हो गया अपने को। अगर बेटा इतना अपने को डन हो गया, तो अब इसके साथ मेरे साथ ना कुछ पॉइंट्स देखो। पॉइंट्स ये समझाना चाह रहा हूं कि आप ये वाले स्ट्रक्चर में वापस आइए, यहाँ से कुछ चीज़ अपन रिमूव कर देते हैं, उड़ा देते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि हमें सब कुछ अब समझ आना शुरू हो जाए। हमें वेंट्रिकल्स मालूम है, सब इरेक्नॉइड स्पेस मालूम है, यानी आपको बेसिक बातें क्लियर है। अब आप देखो, आपके पास एक बलून है, उसमें पानी भरो, धीरे धीरे बलून फैलेगा, पानी और भरो, बलून और फैलेगा, और कुछ देर बाद पानी भरते गए तो बलून एक दिन में फट जाएगा ना। समझ पा रहे हो मेरी बात? उसी तरीके से जो आपका ब्रेन है वो भी तो बेटा एक टिश्यू है, तो उसके अंदर तुमने सीएसएफ डाला वेंट्रिकल्स में, तो ब्रेन अपनी ऑप्टिमम
जितना भर सकता तो भर गया, और सीएसएफ डालोगे और डालोगे और डालोगे तो ब्रेन में, वेंट्रिकल में सीएसएफ मतलब प्रेशर बढ़ने लगेगा, ब्रेन का साइज बढ़ने लगेगा, ब्रेन का साइज इस तरीके से हो जाएगा और ब्रेन पे जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, और जो चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यानी जरूरत से ज्यादा प्रेशर ब्रेन के ऊपर नहीं आना चाहिए। ये मेरी बात आपको क्लियर हुई? तो ब्रेन के अंदर यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से ये जो होते हैं ना हमारे पास वेंट्रिकल्स, मैं कहता हूँ वेंट्रिकल्स, इन वेंट्रिकल्स के अंदर क्या है, सीएसएफ भरा हुआ है। तो बेटा वेंट्रिकल से एक पाइप निकलती है और ये पाइप जाती है इनसाइड सब एरेक्नॉइड स्पेस। ये पाइप सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाती है। सब एरेक्नॉइड स्पेस से ये पाइप आगे जाती है और सब एरेक्नॉइड स्पेस में, पाइप नहीं मतलब मैं ऐसा कहूँगा, सब एरेक्नॉइड स्पेस में सारा का सारा सीएसएफ भर गया। और अब इस सब एरेक्नॉइड स्पेस से कहाँ जाता है, ये मेरा क्वेश्चन है। सब एरेक्नॉइड स्पेस से बेटा ये वापस चला जाता है ब्लड के अंदर। जैसे आपने बॉडी में टिश्यू से बाहर निकाला था लिम्फ, और लिम्फ को वापस कहाँ डाल दिया था, ब्लड के अंदर डाल दिया था, तो काम चल पड़ा था। उसी तरीके से हमने ब्लड से सीएसएफ निकाल के कहाँ डाला, ब्लड से आपने जब सीएसएफ निकाला तो सीएसएफ निकाल के आपने वेंट्रिकल्स में डाल दिया, और सीएसएफ निकाला किसने था, कोरोइड प्लेक्सस ने। सीएसएफ वेंट्रिकल्स में जाएगा और वेंट्रिकल से सब एरेक्नॉइड स्पेस, और सब एरेक्नॉइड स्पेस से वापस ब्लड में। तो सब एरेक्नॉइड स्पेस से ब्लड में वापस कैसे जाएगा, यहां पे गौर करो, एरेक्नॉइड विलाई। सब एरेक्नॉइड स्पेस में जो सीएसएफ था यहां से एरेक्नॉइड विला उठाती हैं और वापस इस एरिया में, जिसको क्रेनियल वीनस साइनस कहते हैं, इस एरिया में चल जाता है। इस क्रेनियल वीनस साइनस के अंदर जो एरिया ब्लड से भरा होता है, इसके अंदर वापस साइनस में डाल दिया जाता है सीएसएफ, और सीएसएफ एब्जॉर्ब होकर कहाँ वापस चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है। पूरी कहानी क्लियर हुई? तो यहां तक आपको सीएसएफ मेनिंजेस की कहानी क्लियर हुई। अब हम देखेंगे ब्रेन के अलग अलग हिस्से, इंसानी दिमाग के 3 अलग अलग हिस्से। फिर एनसीईआरटी बेटा देखो यहाँ इंट्रोड्यूस कराता है कि ब्रेन के ना 3 हिस्से। When you look at the 3 different layers of the brain, you can find these 3 layers. The brain can be divided into 3 major parts. First forebrain, second midbrain, and the third hindbrain. Clearly depicting within this diagram, you can see the forebrain. When you look at the case of the forebrain, you find 2 areas. The first area is the cerebrum, and the other area includes thalamus and hypothalamus. It is very, very much important that you need to understand. I'll give a word, diencephalon. This diencephalon and cerebrum, these are the 2 parts of forebrain. And the diencephalon is further divided into thalamus and hypothalamus. How exactly does it go? ये पूरा चलता किस तरीके से है, इसका स्ट्रक्चर बेसिक क्या है, वो भी आपको मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। बट इफेक्टिवली अभी जो हमें स्टडी करनी है फोरब्रेन की। नेक्स्ट एनसीईआरटी मिड ब्रेन दिखाता है और उसके बाद हाइंड ब्रेन दिखाता है, यानी 3 ब्रेन के हिस्से हुए। एनसीईआरटी बेटा ये नाम नहीं बोलता, लेकिन ना these 3 different names that I have written for you is very important. Look at the case, अगला पहले वाला, उसके लिए हम नाम देते हैं प्रोसेंसेफेलॉन, बीच वाले के लिए मेसेंसेफेलॉन और पीछे वाले के लिए रोम्बेनसेफेलॉन। ये 3 नाम होते हैं जो बहुत ही कॉमनली पूछ लिए जाते हैं। अक्सर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो इफ यू पुट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, काम बनेगा यहाँ पे। प्रो का मतलब क्या होता है, पहले, जैसे प्रोकैरियोट्स जो पहले आए थे, तो जब भी प्रो होता है तो इसका मतलब पहले आने वाला, तो जो आगे आता है, सबसे पहले पहुंचा, तो सबसे आगे दिमाग में देखोगे तो आपको फोरब्रेन दिखाई देगा ना, सिंपल प्रोसेंसेफेलॉन। एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेसेंसेफेलॉन, यहाँ पे डन हो जाता है। तो प्रो और मिडिल कंप्लीट, अगर इन दोनों का मतलब आता है तो इनके अलावा कोई भी वर्ड आता है जैसे रोम्बेनसेफेलॉन, ये तो तुम 1 सेकंड में बता दोगे। पेपर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको फैक्ट्स आते हो, प्लस ये भी एक्सपेक्ट करता है कि कभी तुम्हें फैक्ट नहीं आते हो तो फैक्ट सही आंसर पे पहुंचने की टेक्निक, सही आंसर पे पहुंचने की बहुत बढ़िया टेक्निक होती है एलिमिनेशन। यहाँ पे अगर अपने को ये दोनों नाम याद हैं तो एलिमिनेशन से हमेशा ये नाम निकाला जा सकता है, दैट वी आर श्योर कि जो हाइंड ब्रेन होगा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हाइंड ब्रेन डेफिनेटली ये तीसरा वाला नाम होगा ना। एग्जैक्टली ऐसे अप्रोच करते हैं। प्रोसेंसेफेलॉन, फोरब्रेन को 2 हिस्सों में बांटा, एक सेरेब्रम और दूसरा डायनसेफेलॉन। Look at this figure of the NCERT. You have this cerebrum and this diencephalon. These are the 2 parts. इनका स्ट्रक्चर कैसा है, फर्स्ट विल बी रीडिंग फ्रॉम द नोट्स, ताकि हम डिटेल में पूरी बात को, पूरे स्ट्रक्चर को समझ सकें। फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी को एक बार रीड करेंगे। डिटेल में देखो, सेरेब्रम,
और सेरेब्रम को देखने लगते हैं ना यार, तो रियलिटी में सेरेब्रम कैसे दिखाई देता है, अपना ब्रेन इन रियलिटी कैसे दिखाई देता है, आई जस्ट शो यू हियर। यहाँ पे इधर हम नर्वस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये पप्पू भाई है, दिख रहे हैं। यहाँ पे जो ऊपर आपको कवरिंग दिखाई दे रही है, दिस कवरिंग इज व्हाट वी कॉल एज क्रेनियम। क्रेनियम लो और उड़ा दो, हटा दो, क्रेनियम हटाई, और ये पूरा का पूरा, अब आपको जो हिस्सा ये सामने दिखाई दे रहा है बेटा, ये पूरा का पूरा ब्रेन है। एंड लेट मी मेंशन यू वन थिंग, द एरिया दैट यू आर इजीली एबल टू व्यू इज द फोर ब्रेन। अब देख रहे हो ब्रेन का इतना बड़ा हिस्सा, ये जो अभी आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, ये फोर ब्रेन का हिस्सा है। एंड विद इन फोर ब्रेन के अंदर ही, फोर ब्रेन में भी अगर बात करूं तो ये सेरेब्रम का हिस्सा है। इस हिस्से में जरा ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखोगे तो क्या आपको यहाँ पे गड्ढे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि कभी अंदर जा रहा है, कभी बाहर आ रहा है, कभी अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। ये स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से यहाँ पे विजिबल है। इस तरीके से देखो, यहाँ पे गड्ढा है, आई चेंज द कलर, लुक इट, यहाँ देखो, ये इस तरीके से यहाँ गड्ढा है, इस तरीके से गड्ढा है। तो यानी स्ट्रक्चर डिप्रेशन में, फिर एलिवेशन में, फिर डिप्रेशन में, फिर एलिवेशन, फिर डिप्रेशन, एलिवेशन। यानी ब्रेन के स्ट्रक्चर में ना आपको इस तरीके से गड्ढे दिखाई देते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि आप एक पेज लीजिए और पेज को ना बेटा इस तरीके से फोल्ड करना शुरू करो, जिस तरीके से ये डायग्राम बना रखा है, वैसे ही आपका ब्रेन है। ब्रेन अपने आप में एक टिश्यू है जो छोटे से एरिया में फंसना चाहता है। अब अपना ना एक क्रेनियल कैपेसिटी को ऑब्जर्व करो, 1500 सीसी। इतनी सी छोटी सी स्पेस में आपको इतना बड़ा सामान अगर डालना है, इतना बड़ा सामान डालना है, तो आप क्या करोगे, उसको इस तरीके से पास पास लेके आओगे, तो वो ना पैक होने के लिए इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो उसमें फोल्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे। कहानी क्लियर हो रही? तो ये फोल्ड्स आपने को यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं। ये वाले फोल्ड्स क्लियर है, समझ गए? अब ये वाले जो फोल्ड्स होते हैं ना बेटा, इन फोल्ड्स का स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, और नाम के हिसाब से अगर आप देखो यहाँ पे फोल्ड्स को, एक फोल्ड को कहते हैं गायराई और दूसरे को कहते हैं सल्काई। एक गायराई और सल्काई। और अगर हम फोल्ड्स में बात करें तो जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं ना हम, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, उसी तरीके से हम फोल्ड्स को भी यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जो क्रेस्ट होता है उसको हम टर्म करते हैं गायराई, और जो ट्रफ होता है, इसको ट्रो भी कह सकते हैं, इज सल्काई। याद कैसे करेंगे? सल्काई में यू लो और यू का ना गड्ढा लंबा सा बना दो, ये बनो सल्काई। ठीक है, गायराई और सल्काई, बस कभी अपने को कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ये ब्रेन के अंदर गायराई और सल्काई होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के दिमाग में गायराई सल्काई का अमाउंट ज़्यादा होता है ना, वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। इनफैक्ट आइंस्टाइन की डेथ के बाद क्या किया था, आइंस्टाइन का ब्रेन निकाला गया, कट किया गया, और रियलाइज़ किया कि एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में आइंस्टाइन के ब्रेन में ये गहराई और सल्काई का अमाउंट ज़्यादा था। इसलिए उसके पास थिंकिंग कैपेबिलिटीज़, कॉम्प्रिहेंशन कैपेबिलिटीज़ एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा थी, ऐसा देखा जाता है। समझ पा रहे हो? अब देखते हैं वापस ब्रेन में। यहाँ पे बात कर रही है सेरेब्रम की, और सेरेब्रम का जस्ट आपने हिस्सा देखा, इतना बड़ा सेरेब्रम है कि 75% ऑफ द ब्रेन इज जस्ट मेड बाय द सेरेब्रम। 66%, 2/3 that is around 66%. उतना पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मेड बाय द सेरेब्रम इटसेल्फ, इतना बड़ा है। ओके, सेरेब्रम को यहाँ पे तुम देखो, ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि सेरेब्रम के दो हिस्से हैं, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। मतलब अगर इसको और अच्छे से आपको बना के दिखाया जाए तो एक ये वाला हिस्सा है और एक 1 और 2, ये दो हिस्से हैं सेरेब्रम के। तो ये जो सेरेब्रम के दो हिस्से हैं, इनको हम लोग टर्म करते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। क्या कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सेरेब्रम में दो हिस्से हैं, कहा इनको सेरिब्रल हेमिस्फेयर, एक लेफ्ट वाला और जाहिर सी बात राइट वाला। हमें रियलाइजेशन होती है कि जब ब्रेन के सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को देखा जाता है तो दो हिस्से हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। तो ये राइट वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। समझ पा रहे हो? दैट मीन्स अगर मैं कहता हूँ कि आपके राइट वाले हिस्से को अगर मैं डैमेज कर दूँ तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स पैरालाइज्ड, एंड अगर लेफ्ट वाले को डैमेज कर दूँ तो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स पैरालाइज्ड। तो ये वैसे ही फिनोमेना है जैसे हम लोग शीशे में देखते हैं ना रिफ्लेक्शन को, तो लेटरल इन्वर्जन हो जाती है। यहाँ पर भी हम कहते हैं देयर इज अ लेटरल इन्वर्जन। The right is controlling the left part, the left is controlling the right part of the body. Clear? अब आप देखो कि ये दो हिस्से हैं सेरेब्रम के, और हवा में तो फ्लोट नहीं कर रहे हैं। क्या ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा। बॉडी में जो फंक्शंस है ना,
वो फंक्शंस ना लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड राइट पार्ट ऑफ द बॉडी, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट पार्ट में अलग टाइप के फंक्शन चलेंगे, राइट पार्ट में अलग। लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल राइट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन करेगा, राइट पार्ट ऑफ सेरेब्रम करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि राइट वाला सेरेब्रम पूरी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। दोनों चीज मिलके, ये दोनों हिस्से मिलके पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ये जो अपने को बीच में दिखाई दे रहा है, इस चीज को यार अपने लोग कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम है क्या? खुद दिमाग लगाओ। ब्रेन के दो हिस्से हैं और दोनों हिस्सों को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना है, और इंटरैक्ट करके ट्रांसफॉर्म, जो इन्फॉर्मेशन होगी ना वो जल्दी जल्दी एक दूसरे से ट्रांसपोर्ट करनी है। इन्फॉर्मेशन इधर से इधर भी जानी चाहिए और इधर से इधर भी जानी चाहिए। एक्सचेंज जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना एफिशिएंटली आपकी बॉडी मैनेज कर पाएगी, ये बात जायज़ ही है। इसीलिए ये कॉर्पस कैलोसम ये काम करता है। बट अब कॉर्पस कैलोसम बना किस चीज़ का है? ये बना है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का। क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का बना है, बात क्लियर होती है, या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का क्यों नहीं बना? इस बात को समझो। ये अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का है और अगर बाय चांस नॉन माइलिनेटेड का होता तो मुझे कंपेयर करके बताओ स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन किस में ज़्यादा होती? स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन बेटा माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की हाई होती है, और क्योंकि उनकी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की स्पीड ट्रांसमिशन हाई है इसीलिए यहाँ पे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का बंडल होता है, और आपको ये वाली बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आप यहाँ पे वर्ड पढ़ते हैं बंडल, बंडल को बोला जाता है ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है? ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखो कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम के बारे में क्या बात कर रखी है, किधर गया भाई? अच्छा यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं। कॉर्पस कैलोसम, हाँ ये लिखा है, दे आर कनेक्टेड बाय, ये दो लोब्स आर थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। इतना बात क्लियर होगी। और नर्व फाइबर्स के थिक बैंड को अपन कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। और मानने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो ये अपना कॉर्पस कैलोसम है ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का बना है। डन, क्लियर। अब ब्रेन की बात करिए तो बेटा फोर ब्रेन की हम यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे हड्डियाँ होती है ना, आगे फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, उसी तरीके से फोर ब्रेन में जो सेरेब्रम है वो भी पूरे पूरे ऊपर से नीचे कंप्लीट ब्रेन के आसपास है, आगे से लेकर पीछे तक है। तो ये हिस्सा फ्रंटल कहलाता है, ये पेराइटल, ये पीछे वाला ऑसिपिटल, बराबर वाला टेम्पोरल, ये वाले हिस्से हम कहते हैं। आप स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कीजिए। स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हुए आपको कुछ उबड़ खाबड़ एरियाज दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, ध्यान से देखना है यहाँ पे बेटा। अगर हम यहाँ पे ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपको इस तरीके से मतलब ग्रूव से दिखाई देंगे। चल भाई खुल जाओ। यहाँ पे आप नर्वस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करो। नर्वस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये रे भाई, और इनसे बोन्स हटा दो। तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर में देखो, क्या आपको ऐसे दिख रहा है जैसे फोल्ड्स हैं, कहीं पे अंदर है कहीं पे बाहर है। आप देख रहे हो यहाँ पे फोल्ड्स दिख रहे हैं आपको, कि इस तरीके से कहीं पर वो क्रेस्ट और ट्रफ अपने को इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। जो बेटा क्रेस्ट होता है और जो ट्रफ होता है इनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जो क्रेस्ट होता है उसको हम टर्म करते हैं गायराई, और जो ट्रफ होता है उसको कहते हैं सल्काई। और अक्सर पेपर में ना बच्चे भूल जाते हैं कि गायराई क्रेस्ट हुआ या ट्रफ हुआ, सल्काई क्रेस्ट हुआ या ट्रफ हुआ, ये क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन को देखो सिंपल कैसे सॉल्व करना है। सल्काई का लिखोगे तो SULCI ऐसे लिखो। अगर आपने यू इस तरीके से लिखा है तो आप देख रहे हो ना, यू इस तरीके से गड्ढा बता दे रहे, सल्काई। क्लियर हो गया बात? अब फोर ब्रेन डन। फोर ब्रेन के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखना है अपने को डायनसेफेलॉन, जो फोर ब्रेन का सेकंड वाला पार्ट है। सेरेब्रम हो गया डन, फोर ब्रेन का दूसरा वाला पार्ट डायनसेफेलॉन। इस स्ट्रक्चर में आते हैं, और इस स्ट्रक्चर में आने के बाद हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को देखना है। ये पूरा का पूरा आपको देखो आगे से लेकर पीछे तक पूरा का पूरा आपको ये सेरेब्रम दिखाई दे रहा है। कितना बड़ा हिस्सा है। मैं सेरेब्रम को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, और सेरेब्रम को हटाने के बाद मैं अब दूसरा हिस्सा देखना चाहता हूँ, जो हिस्सा कहलाएगा डायनसेफेलॉन। कहाँ है डायनसेफेलॉन, कैसे दिखाई देता है, यहाँ पर आप मेरे साथ देखते रहिए। बेटा ये स्ट्रक्चर, क्या आपको ये पिंकिश सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? मैं जरा इस स्ट्रक्चर को ना
आउटलाइनिंग बना देता हूँ, यहाँ से ब्लू कलर से आउटलाइनिंग बनाता हूँ, ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। ये वाला स्ट्रक्चर क्या अपने को इस तरीके से दिखाई दे रहा है? दिस स्ट्रक्चर इज डायनसेफलॉन, कहते हैं इस स्ट्रक्चर को डायनसेफलॉन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो जस्ट क्या ऐसा लग रहा है कि फोर ब्रेन के नीचे हम देखते हैं, ये जो हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन से जस्ट नीचे ये जो स्ट्रक्चर है, यानी फोर ब्रेन ऐसे, ये जस्ट नीचे ये स्ट्रक्चर है। जो मेरी हथेली है ये आपको क्या समझा रही है? ये डायनसेफलॉन के बारे में बात कर रही है। किसके बारे में? डायनसेफलॉन। तो आपको क्लियर हो रहा है डायनसेफलॉन क्या होता है? ये सेरेब्रम से जस्ट नीचे मिलता है। क्या आपको फील आ रही है, आइडिया लग रहा है कि डायनसेफलॉन एग्जैक्टली कैसा है? ऐसा वाला स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बेटा आप याद करो, मैंने ना आपको एक बात बताई थी, जब हम लोग ब्रेन पढ़ते हैं तो मैं कहता हूँ ब्रेन खोखला होता है। ये सुनो, अगर ब्रेन खोखला होता है ना तो क्या आपको ये कैविटी दिखाई दे रही है? यस, मैं आई जस्ट मार्क विद द पेन, दिस इज द वेंट्रिकल। क्या आपको ये कैविटी दिखाई दे रही है? इस तरीके से ब्रेन में कैविटीज मिलती है। तो अपने को यहाँ पे कैविटी भी मस्त दिखाई दे रही है, और ये कैविटी ये आपको सेरेब्रम के अंदर दिखाई दे रही है। बीच में इसके नीचे आपको नेक्स्ट डायनसेफलॉन मिल रहा है। तो डायनसेफलॉन किस किस चीज़ का बना है यहाँ पे देखिए। डायनसेफलॉन एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और मेटाथैलेमस, ये चार चीज़ों का बना है। यानी सिंपल कहूँ, डायनसेफलॉन इस थैलेमस नाम की आसपास की चीज़ों का बना हुआ है। एपी, हाइपोथैला और मेटाथैलेमस इस तरीके से बना है। हम डायनसेफलॉन का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बेटा रफली स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेते हैं। और जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दो वर्ड्स हैं जो अपने को सीखने। पहला वर्ड है एपिथैलेमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस। ये जो लेटरल वॉल्स होती है ना बेटा, ये वाली अपने पास ये लेटरल वॉल्स होती हैं, ये और ये, इन दोनों लेटरल वॉल्स को हम लोग ना थैलेमस कहते हैं, और इसको अपन टर्म करते हैं मेटाथैलेमस। तो अब ये जो थैलेमस है, इसके ऊपर वाली ये रूफ मिल रही है, यानी अब मैं अगर हाईलाइट कर दूंगा तो ये लंबी सी जो रो होगी पिंक हाईलाइट के साथ, ये थैलेमस वाली लेटरल वॉल से ऊपर है, और ये वाली लाइन थैलेमस वाले वॉल से नीचे है। तो यहाँ पे फोकस कीजिए, वर्ड है आपके पास एपी और हाइपो। एपी वर्ड का मतलब होता है ऊपर और हाइपो का मतलब होता है नीचे। तो अगर कोई स्ट्रक्चर थैलेमस के लेवल से नीचे है तो कहलाएगा हाइपोथैलेमस, और थैलेमस के लेवल से ऊपर है तो एपिथैलेमस। क्लियर होगी बेटा? जब यहाँ पे साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि इस एपिथैलेमस से एक्सटेंड होता हुआ एक स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे पीनियल ग्लैंड टर्म करते हैं। पीनियल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अभी के लिए तुम यहाँ बात समझो कि ये एपिथैलेमस है, यहाँ से पीनियल ग्लैंड नाम का एक एंडोक्राइन ग्लैंड निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस देख रहे हो? हाइपोथैलेमस है ना इस तरीके से डंडी सा एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। क्या? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये स्टॉक लाइक यानी एक ट्यूब जैसा, लंबी सी पतली ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है, और स्ट्रक्चर को अपन टर्म करते हैं इनफंडिबुलम। ये स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम निकल रहा है। और अगर हम थोड़ा सा आगे जाके देखें तो इनफंडिबुलम आगे एरिया में जाके स्वेल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो स्वोलन पोर्शन है, दिस पोर्शन इज व्हाट वी कॉल एज पिट्यूटरी। क्या कहते हैं इस पोर्शन को? हम लोग टर्म करते हैं पिट्यूटरी। तो समझो, अगर इस डायनसेफलॉन की बात करते हैं तो इसके साथ दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एसोसिएटेड है। ऊपर वाले हिस्से में देखो तो एपिथैलेमस, नीचे वाले हिस्से में देखो तो यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है? यहाँ पे पिट्यूटरी मिल रहा है। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से किस हिसाब से जुड़ी हुई है? तो ऑब्जर्व करने में मालूम लगता है पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है विद स्ट्रक्चर जो हम कहते हैं इनफंडिबुलम। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे थे, ये अंदर का सारा स्ट्रक्चर डायनसेफलॉन का था ना। ऊपर वाली रूफ बेटा एपिथैलेमस कराती है, और एपिथैलेमस में ये जो स्ट्रक्चर, आई एम सॉरी, सारा स्ट्रक्चर गायब हो गया यार, दोबारा हटाना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है वो जो देख रहे हैं, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किस चीज़ का है? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है डायनसेफलॉन।
ये पिछला वाला जो हिस्सा ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये है पिनियल ग्लैंड। अब आगे जाके ध्यान से देखते हैं बेटा, एक हिस्सा में जब हाईलाइट करूँगा ग्रीन सा, आप बड़े ध्यान से देखिए, ये ग्रीन सा आपको हाईलाइटेड हिस्सा दिखाई दे रहा है, दिस हिस्सा इज कॉल्ड एज, अपर लेफ्ट में देखो, हाइपोथैलेमस। और जब इस हाइपोथैलेमस को और पास से देखते हैं, जरा मैं इस एरिया को हटाता हूँ, इस एरिया को हटाता हूँ, हाइपोथैलेमस के सामने बस मैं तुम्हें कोई चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे देखते रहना। इस हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस से ये एक स्ट्रक्चर निकल के आता है। हाइपोथैलेमस की जब भी स्टडी की जाती है तो यहाँ पर ये जस्ट आई विल रिमूव दिस पार्ट एंड आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देख पाओगे। सिर्फ मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ, आइडिया लग गया तो मतलब अपना काम बन गया। अब आपको आई बिलीव दिख भी रहा होगा, आप समझ गए मैं आपको क्या बताना चाहता था। देखो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर पूरा का पूरा है हाइपोथैलेमस का, और हाइपोथैलेमस से इस तरीके से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज इनफंडिबुलम, और यहाँ से जो ये वाला स्ट्रक्चर निकला है दिस इज पिट्यूटरी। क्लियर हो गया? तो अपने को इनफंडिबुलम, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, डन परफेक्ट तरीके से क्लियर हो गया। यहाँ तक की बात डन। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जिसके अंदर ऊपर वाला ये वाला अपन ने जो इधर से देखा, ये वाला पूरा का पूरा सेरेब्रम क्लियर, ये डायनसेफलॉन क्लियर। ये दोनों किसके हिस्से थे? ये दोनों फोरब्रेन के हिस्से थे। वाइट बात क्लियर हुई? अब इसके आगे देखें। अब मैं क्या करना शुरू करता हूँ, मैं यहाँ पे इस व्यक्ति के अंदर फोरब्रेन को तो पढ़ चुका हूँ, तो अब मुझे नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखना शुरू करेंगे। अगर मिड ब्रेन की बात करूँगा तो जस्ट मैं इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करके बेटा रिमूव कर दूँ, हटा दूँ, तो आप एक बार में समझ जाएंगे पूरा का पूरा मिड ब्रेन। ये जो स्ट्रक्चर अब आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मिड ब्रेन। किसका स्ट्रक्चर है? जो आपको स्ट्रक्चर अभी दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर है मिड ब्रेन का। इसको मैं आई जस्ट शो यू। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा पीछे तक, ये दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज मेसेनसेफलॉन, जिसको अपन टर्म करते हैं मिड ब्रेन। ठीक, ये मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर। बेटा मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है तो ये आगे पीछे से देखने में कैसा लगता है, ज़रा आप लोग यहाँ पे फोकस करो। ये पूरा का पूरा मिड ब्रेन है, ये अपने को बात क्लियर होती है। अब इस मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर में ना कुछ पॉइंट समझने वाले हैं। क्या मैं बोलता हूँ, फोकस करो इधर। 1 2 3 4, आपको 4 बॉल जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं मिड ब्रेन के बैक साइड, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? ध्यान से और देखो, जूम इन कर देता हूँ। क्या आपको ये 4 बॉल जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4। बेटा 4 है ना, तो इनके लिए वर्ड यूज करते हैं क्वाड। स्ट्रक्चर तो इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो पूरा नाम होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। क्या? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ये इसका इनका ये 4 होते हैं। अगर हम बात करते हैं ना फ्रॉग में, क्या ये फ्रॉग के अंदर ये 4 के 4 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं? मैं कहता हूँ यस। फ्रॉग के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं लेकिन ये 4 नहीं होते, वहाँ दो होते हैं। तो फ्रॉग में हम बोलते हैं कॉर्पोरा बाइजेमाइना। आपको बात क्लियर होगी? तो ह्यूमंस में आपको जो स्ट्रक्चर मिला वो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, यानी अपन इसकी बात कर चुके हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन के अंदर हम वहाँ पे डिटेल के अंदर जा रहे हैं। मिड ब्रेन जो सीधी सी बात, उसके अंदर 4 राउंड स्ट्रक्चर होंगे, इनको कॉलिक्यूलस या बेसिकली कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं। ये 4 होते हैं। अगर हम यहाँ पे फ्रॉग के अंदर देखें तो बाइजेमाइना मिलता है। इस मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन की बात से सिंपल सा हम क्या समझते हैं, मिड ब्रेन में ऊपर वाले 2 होते हैं वो स्पेसिफिकली साइट के लिए एसोसिएटेड होते हैं, यानी विजन परसेप्शन, है ना, विजन परसेप्शन के लिए। और जो नीचे वाले 2 होते हैं वो साइट एंड स्मेल दोनों के लिए होते हैं।
यानी चारों को मिला के कहूँ तो ये साइट और स्मेल की परसेप्शन का फंक्शन कर रहे हैं। बात क्लियर होती है? तो ये अपने पास ये था मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की बात से पहले वापस ऊपर जाके अगर मैं डायनसेफेलॉन के बारे में बात करूँ तो बेटा आप जरा अच्छे से समझो कि ऊपर इस तरीके से सेरेब्रम, सेरेब्रम के नीचे डायनसेफेलॉन, उसके नीचे मिड ब्रेन, ऐसे चल रहा है। मिड ब्रेन, डायनसेफेलॉन और ऊपर से इतना बड़ा वाला इस तरीके से अगर ये सेरेब्रम है तो ये मेरा जो हाथ है ये वाला अपने डायनसेफेलॉन है और इसके नीचे मिड ब्रेन। ठीक, ये पूरा का पूरा इस तरीके का अरेंजमेंट। यहाँ पे जो ये डायनसेफेलॉन था उसने कुछ स्पेसिफिक फंक्शन लिए, जहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि अगर आप बात करते हैं इस हाइपोथैलेमस वाले रीजन की, जब हम यहाँ पे हाइपोथैलेमस वाले रीजन की बात करते हैं तो इसका इंपॉर्टेंट काम होता है थर्मो रेगुलेशन एंड हंगर सेंटर। बॉडी के अंदर आपको भूख लगती है, टाइम पे भूख लगती है, तो वो भूख लगना यानी पेट खाली है, सेंसेशन ऑफ भूख किस वजह से आ रही है, इसकी वजह से। थर्मो रेगुलेशन, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमेशा एक डेफिनेट टेम्परेचर बना रहेगा। आपने कभी ऐसा तो नहीं देखा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कभी 37 है, कभी कुछ हो जा रहा है। जैसे अभी अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा क्या होगा, 37, 40 तो नहीं है, 41 तो नहीं, एग्जैक्टली 37 मेंटेन रहेगा। तो बेसिकली मेंटेन किसकी वजह से रहता है, हाइपोथैलेमस। पिनियल ग्लैंड रूफ पे मिलता है, और किसकी रूफ में मिलता है, हमें एपिथैलेमस की रूफ में मिलता है। बस इससे ऊपर अपने को जानना कोई भी जरूरी नहीं। यहाँ पे वर्ड जरा समझ लेना, हंगर सेंटर को बेटा सैटिस्फैक्टरी सेंटर कहते हैं, यानी भूख के साथ एसोसिएटेड सेंटर। यहाँ तक अपनी कहानी क्लियर हुई। अगर अपनी कहानी क्लियर हुई तो यहाँ से बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, दो इज नॉट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, बस ये कहता है हाइपोथैलेमस के अगर आप सामने देखें, इधर हम देखें कि ये इधर स्ट्रक्चर देखो, ये अपने पास हाइपोथैलेमस और यहाँ से ऐसे स्टॉक निकल के आ रहा है ऐसे। इधर बेटा आगे देखते हैं तो बॉडी में यहाँ से आंखें, आंखों से ना दो नर्व्स निकलती हैं, इनको कहते हैं ऑप्टिक नर्व। और हाइपोथैलेमस के आगे आके ना ऑप्टिक नर्व इस तरीके से क्रॉस करती है, ऑप्टिक नर्व इस तरीके से क्रॉस करती है। और जब ऑप्टिक नर्व यहाँ से निकल के हाइपोथैलेमस के आगे से क्रॉस कर रही है, मतलब ये नीचे देखो, ये नीचे जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर को मैं अगर मैं मिटा दूँ तो समझ लो ये स्ट्रक्चर पिट्यूटरी हटा दिया मैंने, इन्फंडिबुलम हटा दिया, ये हाइपोथैलेमस स्ट्रक्चर है। उसके आगे ये ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस कर रही हैं, तो ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना रही हैं, यस और नो। तो ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बेटा इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक कयाज्मा। कयाज्मा आपने कहीं पढ़ा है, याद करो। कयाज्मा बेटा अपन ने पढ़ा था जब हम सेल डिवीजन पढ़ रहे थे, कयाज्मेटा फॉर्मेशन, वहाँ बोला था ना, कयाज्मेटा फॉर्मेशन। तो इसी तरीके से यहाँ पे कयाज्मा बेसिकली जिसका मतलब होता है एक्स, उसकी प्रेजेंस होती है, उसकी फॉर्मेशन होती है व्हेन यू लुक इन फ्रंट ऑफ द आईज। एग्जैक्टली दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर दैट यू वुड नीड टू अंडरस्टैंड। जब एनसीईआरटी में वापस जाके मिड ब्रेन की बात करते हैं, यहाँ पे बेटा ये वाला एक पोर्शन मैं आपको पहले बता दूँ, ये वाला पोर्शन अभी आप मत पढ़िएगा, जब आप 6th और 7th लेक्चर देख लेंगे तब आप ये वाला पोर्शन पढ़ना। जब CNS में कंप्लीट कर दूंगा अपने लेक्चर सीरीज में तब आप एनसीईआरटी पढ़िए, एक बार में आपको समझ आ जाएगी। मिड ब्रेन देखो, मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोरब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। यहाँ पे मिड ब्रेन बीच में है, नीचे पॉन्स, मेड्यूला ये सब होते हैं। मिड ब्रेन, उसके ऊपर डायनसेफेलॉन और उसके ऊपर फोरब्रेन। A canal called cerebral aqueduct passes through the midbrain। ये बात आपको समझ नहीं आएगी, समझाऊंगा बाद में जब वेंट्रिकल्स पढ़ाऊंगा। The dorsal portion of midbrain consists of mainly 4 round swellings जिनको हम lobes कहते हैं, corpora quadrigemina, midbrain and hind frame form the brain stem। ये भी बात अभी क्लियर नहीं होगी, जब मैं आपको हाइंड ब्रेन करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब आपको पूरा का पूरा ब्रेन स्टेम के बारे में और सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ये पूरा कंसेप्ट एक ही बार में समझ आ जाएगा। तो आज की क्लास बेटा यही भी हम टर्मिनेट करते हैं, जहाँ पे हम मिड ब्रेन और फोर ब्रेन के बारे में पूरी की पूरी स्टडीज कर ली। अब इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इन द नेक्स्ट क्लास we'll study the complete further concepts of the hind brain। हाइंड ब्रेन के बाद कंसेप्ट करने के बाद CNS कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम PNS करेंगे और PNS के बाद हम स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। खूब मेहनत करते हुए, खूब जज्बे के साथ आगे बढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, हमारा गोल बहुत ऊपर जाना, ठीक है। ओके बेटा, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।